कि कम से कम आज 5-6 साल से किसी भी मदरसे में बहाली नहीं हुई है। जब टीचर ही नहीं होंगे तो हमारे मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो ये हम मुसलमानों को जड़ से काटने के लिए ये लोग लगा हुआ है। जब इंसान की सबसे अगर किसी को खत्म करना हो, किसी कौम को, तो उसकी जबान छीनी जाती है। हमारी जुबान मदरसे से है, वहाँ उर्दू की पढ़ाई होती है, दीनियात की पढ़ाई होती है। और बड़े बड़े होर्डिंग में हमारे नीतीश कुमार बता रहे हैं कि मदरसे में भी मॉडर्न एजुकेशन दिया जाएगा, साइंस भी पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, मैथ भी पढ़ाई जाएगी। लेकिन पढ़ाएगा कौन? उस मदरसे में पढ़ाएगा कौन? बुनियादी तालीम देने वाले टीचर नहीं है। थोड़े दिन पहले हमारे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन गोपालगंज पधारे हुए थे, सलीम परवेज साहब। मैंने उनसे गुजारिश की कि आप जितना से जितना जल्दी हो सके मदरसों में बहाली का काम शुरू कराएं, ताकि मदरसे में सही तरीके से तालीम बच्चे हासिल कर सकें। एक ऐसे ऐसे मदरसे हैं जिसमें मात्र एक टीचर हैं, 2 टीचर हैं, बाकी सारे लोग टीचर रिटायर कर चुके हैं और नई बहाली नहीं हो रही है। सरकार कभी उलझा कर रखती है, कभी कैबिनेट से ही पास कराती है कि ऐसे बहाली होगी, उसमें फिर देखती है कि नहीं ये सही नहीं बैठ रहा है, तो फिर कैबिनेट जाती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बैठ के इसको मशवरा किए। अभी बिहार मदरसा बोर्ड के लोग, मदरसा वाले लोग ने मुकदमा भी दायर किया हाई कोर्ट में, उसका भी बहुत जल्दी निपटारा होने वाला है। एक और सवाल था मेरा कि एक बार महागठबंधन बना इंडिया जिसका नाम रखा गया, और उस इंडिया गठबंधन में आप लोगों को नहीं लिया गया। और जब भी आप लोग बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, एक ही बात कहा जाता है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। तो उसका तोड़ क्या आप लोग निकाल पाएंगे आने वाले चुनाव में? जो है इसका तोड़ आप लोग निकाल पाएंगे? क्योंकि ये सवाल जो है हमेशा हावी होते जाता है कि ये लोग बीजेपी के लिए ही काम करते हैं, बीजेपी की तरफ से फंडिंग होती है, तो बीजेपी की एक बी टीम मानी जाती है। कांग्रेस की तरफ से भी यही बोला जाता है, नीतीश कुमार की तरफ से भी यही बोला जाता है। तो इसको तोड़ जो है आप लोग निकाल पाएंगे 2024 में या 25 हमें में? कोई तोड़ निकालने की जरूरत नहीं है। हमें साबित करने की जरूरत भी नहीं है कि हम बी टीम है कि सी टीम है। इसलिए कि जो भी पार्टियां सेकुलर पार्टियां हैं, आरजेडी हो या जदयू हो, सबने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, चाहे वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो। वही बात है, जो जिस तरीके का चश्मा लगाता है उसी तरीके से वो देखता है अगले को। अगर चोर है आदमी तो दूसरे को चोर ही समझता है। वही बात है, ये लोग तो लाके गोद में खिलाए बीजेपी को। बिहार में कौन जानता था बीजेपी को? ये हमारे नीतीश कुमार का देन है कि यहाँ लाके बिहार के अंदर बीजेपी को पाल पोस के बड़ा किया, दूध पिलाया, आरएसएस का जड़ मजबूत किया। और वह वो व्यक्ति कह रहा है कि एआईएम बी टीम है। शर्म आनी चाहिए उस इंसान को, जो कि पता नहीं आज अभी महागठबंधन के साथ है, कल हो सकता है कि एनडीए बीजेपी के साथ चला जाए। जो आदमी मिलके 2 बार सरकार चलाया बीजेपी के साथ, अगर वो आदमी इस बात को कहता है तो कम से कम मीडिया वालों से भी मेरी गुजारिश है कि उनको उसी वक्त उनको टोकना चाहिए कि सर आप तो बीजेपी के साथ सरकार चलाए हैं, ये बात एमआईएम को क्यों बोलते हैं। और इंडिया के अंदर एआईएम पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, कोई भ्रष्ट नेता नहीं है। हमारे पूरे इंडिया में 2 एमपी हैं, एक इम्तियाज जलील साहब हैं महाराष्ट्र में, और एक हमारे सदर वैसी साहब हैं। ये दोनों साफ शफाफ लोग हैं, कोई इन पे एलिगेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ईडी का उनके ऊपर क्यों नहीं छापा पड़ता है। अरे मर्दूद, चोर जो होगा उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ेगा कि जो नहीं चोर होगा उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ेगा? उनका हर हिसाब सही है, उनका जो भी मामलात है साफ सुथरा है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों की तरह सरकार में जगह मिली और लूट के राजा बन गए। अरे वो अगला बंदा बाप दादा ही पीछे से बहुत ही सक्षम है। इसलिए ये बात नहीं कहनी चाहिए ये एएमआई पार्टी बी टीम है। वो अपनी मेहनत करती है। इस बार पता चल जाएगा
अलायंस में नहीं मिलाने के लिए कि हम लोग नहीं मिलाए तो कितना खमियाजा उठाना पड़ा। इसलिए हमारे बिहार सदर अख्तरुल साहब ने खुले मन से कहा कि हम भी चाहते हैं, हमारे वैसी साहब भी बोलते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को हराया जाए। लेकिन कैसे हराया जाए? जो भी महागठबंधन इंडिया जो पार्टी बनी है उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके पास एक विधायक नहीं है, ना एक एमपी है, वो कैसे हरा लेंगे? जिस पार्टी के पास कम से कम 2 विधायक हैं, 2 एमपी हैं। अख्तर ईमान साहब पिछले इलेक्शन में 2,95,000 उनको वोट मिला था, पहली बार एमपी का चुनाव लड़े थे। इस बार किशनगंज से लड़ रहे हैं और भी जिला से हमारी पार्टी कम से कम 10-12 सीट पे लड़ेगी और हम लोग जोश खरोश के साथ लड़ेंगे। हिना साहब के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है, तो आप लोग जो है क्यों नहीं आगे आते हैं कि एमआईएम पार्टी को ज्वाइन करवाया जाए? और थोड़ा देर आए दुरुस्त है, कम से कम जो है जो राजनीति में जो उनको कामयाबी मिलना चाहिए, ये तो चीज नहीं ना होगा कि हमारे साथ ये छल कपट हो रहा है या हम जिसके लिए पार्टी बनाए वही हमको निकाल दे, या इस तरह की बातें तो नहीं आएगी। तो आप लोग क्यों नहीं आगे आते हैं? हम लोग हिना साहब के संपर्क में हैं, हम लोगों की कोशिश है हिना साहब एआईएम पार्टी ज्वाइन करें। अब देखिए आगे क्या होता है। और जहां तक हिना साहब के साथ नाइंसाफी की बात आप कह रहे हैं, तो नाइंसाफी तो दूर की बात है, उनके साथ जुल्म हुआ है। डॉक्टर साहबुद्दीन साहब को बिहार से ट्रांसफर करके तिहाड़ जेल में ले जाना और कोरोना के नाम पे हॉस्पिटल में ले आके एडमिट कराना, ये सरासर दिखता है उतना बड़ा एम्स हॉस्पिटल था, बाकी जितने नेता थे उनको एम्स में इलाज कराई जाती है और हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब को दूसरे हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल में इलाज कराया जाता है। इसलिए ये तो सोची समझी साजिश थी कि कोरोना के नाम पे ना पोस्टमार्टम होगा, ना पता चलेगा साजिश, यही काम हुआ है। तो उन लोगों के साथ तो काफी नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है। और चमकता हुआ सितारा ओसामा साहब से बिहार गवर्नमेंट को डर लग रहा है कि आने वाले दिन में ओसामा साहब के पीछे एक जन समूह है, उनको डिस्टर्ब कर दिया जाए कि ताकि वो लोग खामोश होकर घर बैठे। लेकिन हम लोग उस परिवार को घर बैठने नहीं देंगे। हम लोग एकदम अपने कंधे पे लेके घूमने वाले इंसान हैं हम लोग। वो लोग इलेक्शन लड़ेंगे और जो बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। सीवान, गोपालगंज, छपरा, जो भी महाराजगंज 4 सीट है, चारों सीट पे हमारे जो भी एआईएम के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलके हम लोग मेहनत करेंगे। उम्मीद है कि हम लोग अपनी पार्टी से ही, एमआईएम पार्टी से ही हिना साहब को इलेक्शन लड़ने पे आमादा हम लोग करें।